अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। आज चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या वाकई में कोरोना की दूसरी लहर का अंदाजा सरकारें नहीं लगा पाई? इसके साथ ही क्या केंद्र सरकार सही समय पर राज्यों को सचेत करने में नाकामयाब रहा? इसके अलावा ये भी सवाल खूब पूछे जा रहे हैं कि जब देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो फिर वैक्सीन को विदेशों में क्यों भेजा गया? साथ ही साथ ये भी सवाल है कि कोरोना वैक्सीन के जो दाम रखे गए हैं वो अलग अलग क्यों हैं? यानी कि राज्यों को कुछ और दर में मिल रहा है, केंद्र सरकार को कुछ और दर में मिल रहा है। क्यों ना पूरे देशवासियों का जो टीकाकरण हो वो मुफ्त में किया जाए? और इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल जो आजकल खूब पूछे जा रहे हैं कि जो आंकड़े सरकार की ओर से नए मामले या कोरोना से मौत के मामले में दिए जा रहे हैं, क्या वाकई उतने ही हैं? क्या सरकारें जो आंकड़े हैं उसको छिपा नहीं रही है? इन्हीं तमाम सवालों का सर से जवाब लेते हैं। सर जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके से सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने दूसरी लहर का अंदाजा नहीं लगाया और दूसरी लहर के प्रति राज्यों को सतर्क नहीं किया, या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अपनी जीत का जश्न मनाती रही और कोरोना आ गया और तबाही मचा गई। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और सरकार के अपनों ने भी कुछ सवाल उठाए हैं कि सरकार अपनी छवि की चिंता कर रही है, लोगों की जीवन की चिंता नहीं कर रही है। लेकिन इन सब से हटकर जरा हम देखें तो वास्तविकता हमें कुछ और नजर आती है। आज कुछ आंकड़ों के आधार पर हम आपसे बात करते हैं, अपने दर्शकों को कुछ बताते हैं आंकड़ों के हवाले से। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में दिसंबर में कुछ मामले घटे थे, जनवरी में थोड़ा और घटे, फरवरी में थोड़ा और घटे, और एक समय तो ऐसा आ गया था कि रोजाना देश भर में सिर्फ 8,000 9,000 संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे थे। और निश्चित रूप से अगर इस तरीके के आंकड़े आते हैं तो देश को लगेगा कि वाकई हमने कोरोना को हरा दिया। एक छवि जो देश की बनी कि हमारे जो भारतीय हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि कोरोना उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, जबकि दुनिया में हाहाकार मचा था। लेकिन जहां तक बात सरकार की है, देखिए हम सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक, और जो कुछ सही हो रहा है, जो हो रहा है और जो वास्तविकता है उसको बताना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है और हम वही बता रहे हैं अब आपको। और ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि हम कोई विशेष आपके लिए खोज कर रहे हैं, ये कहीं से भी आंकड़े हासिल किए जा सकते हैं, वही हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार को पता नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी? अब इस बारे में नीति आयोग ने स्वयं स्वीकारा है कि सरकार को पता था कि दूसरी लहर आएगी, लेकिन वो लहर कितनी व्यापक होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब सवाल आता है कि क्या राज्यों को सतर्क नहीं किया गया? सरकार को, केंद्र को पता है लेकिन राज्यों को बताया नहीं, राज्यों को ऐसे बेहाली पर छोड़ दिया गया? ऐसा नहीं था, राज्यों को समय समय पर सतर्क किया जा रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च 2021 को मुख्यमंत्रियों की एक बैठक ली और उस दिन का अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो 17 मार्च 2021 को देश भर में 30,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले थे। तो मतलब 30,000 के आसपास संक्रमण के मामले थे नए। अब 17 मार्च को प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेते हैं उसमें बताते हैं कि नई लहर आने वाली है, और जिस तरह से मामले उस समय धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए थे, क्योंकि हमने आपको बताया कि 8,000 तक पे आ गए थे और 30,000 पे पहुंचे 17 मार्च को। तो जब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों से, आने वाली लहर के प्रति बता रहे हैं, चेता रहे हैं, तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं स्थिति को सुधारा गया राज्यों में? ये एक बड़ा सवाल है। और इस बैठक में अब आपको बता दें कि देखिए अब बहुत से लोग तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं थी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं थे, और भी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे। तो अपने राज्यों से ज्यादा उनको चुनावों की चिंता थी, क्योंकि उनके समक्ष ये था कि पहले अपनी कुर्सी बचाएं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो असम में, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी, कांग्रेस की संभावनाएं
बढ़ाई जा सके, कैसे कैसे कांग्रेस का जो कैंपेन है उसको आगे बढ़ाया जाए, इस बात की जो रूपरेखा है वो भूपेश बघेल बना रहे थे। तो असम में ड्यूटी कर रहे थे कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ की जो ड्यूटी जो जनता ने दी है उनको, वो वहां भूल गए थे। तो मुख्यमंत्रियों की बैठक जो प्रधानमंत्री ने बुलाई थी उसमें भी नहीं थे। तो केंद्र ने समय समय पर, और ऐसे स्वास्थ्य मंत्रालय की भी कई सारे पत्र सामने आए हैं जिसमें कि राज्यों को समय समय पर सुझाव परामर्श भेजे गए कि आप दूसरी लहर के प्रति सतर्क रहिए, सचेत रहिए, अपनी तैयारियों को पुख्ता रखिए, जो भी जरूरत केंद्र से है वो आप उसको बताइए, उसको पूरा किया जाएगा। तो ये जो आरोप है कि सरकार ने राज्यों को बताया नहीं था, अलर्ट नहीं किया गया था, ये सरासर गलत दिखता है। हमें वास्तविकता के तौर पर जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, जो दस्तावेज हैं सामने, वो कुछ और कहते हैं। अफवाहों का आप कुछ भी कह लीजिए, अफवाहें किसी भी बात को डाल दीजिए। और ये एक चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, महामारी भी तेजी से फैल रही है लेकिन अफवाहें भी तेजी से फैल रही है। तो ये अफवाह रूपी जो महामारी है इसका खंडन करना, जो सही चीजें हैं, सही तथ्य हैं, उसके सबके सामने रखना, ये एक सबका नैतिक दायित्व भी बनता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें, अब ये भी बताया गया कि जो भारत में ही सबसे ज्यादा आंकड़े क्यों आ रहे हैं, भारत ही क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो भारत कोई छोटा सा देश तो है नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शामिल है। अब अगर आप कहते हैं कि जो न्यूजीलैंड है वहां पर देखिए कि वहां के प्रधानमंत्री ने क्या कमाल कर दिया है, पूरा अपना देश को संभाल दिया, वहां पर कोरोना के मामले ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, आपको इस तरह से करके दिखाना चाहिए। तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड की जो आबादी है हमारे बेंगलुरु शहर से भी कम है। और भारत इतनी आबादी, बड़ी आबादी वाला देश, 135 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, और तमाम तरह की कोई एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र है, लेकिन सभी जो एक संघीय ढांचे के तहत काम करते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन अधिकतर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। तो आप देखिए कि इतने लोगों के बीच समन्वय बना के चलना है। और पिछले 70 साल में हमारे जो हेल्थ सेक्टर में कितना निवेश हुआ है, इसकी सारी परतें खुलकर रख गई हैं। इस महामारी ने खोल कर रख दिया कि 70 सालों में कितना हमारा निवेश हुआ है। अगर हम बात करें हमारे स्वास्थ्य ढांचे में, तो सब कई सारे प्रश्न उठते हैं। अगर आप अभी की सरकार पर सवाल उठाते हैं तो अपने आप ही पिछली सरकारों पर भी सवाल उठ जाते हैं, पिछली सरकारों के किए गए कार्यों पर भी सवाल उठ जाते हैं। ये भी एक जो चीज है वो सबको सुननी पड़ेगी। तो हमको ये देखना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि भारत की आबादी, भारत में इतने ज्यादा क्यों मामले आ रहे हैं, तो भारत में भाई आबादी बहुत ज्यादा है भारत की। और खास तौर पर अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे मृत्यु दर का क्या आंकड़ा है, या अगर हम जो हमारे पास संक्रमण की दर है तो भी क्या है, और अगर आप जनसंख्या से अगर अनुपात अगर निकालेंगे तो हमारे पास जो वैश्विक आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, आपको हम उसका उल्लेख करते हैं कि अगर हम केसेस और डेथ्स की बात कर रहे हैं पर मिलियन पॉपुलेशन में, तो भारत का पूरी दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, भारत का पूरी दुनिया में 110वां स्थान आता है। ये हम आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं आपको, कोई ऐसे ही महज कोई आपके समक्ष तथ्य नहीं प्रस्तुत कर दिया है, ये वैश्विक आंकड़े हैं। तो सिर्फ हवा बना देना, और ये देखिए बहुत से लोग, आप देखिए सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे बस चिता जलती हुई जो लाइन से हैं बस वो चल जा रही हैं। टीवी चैनलों ने जो अपने प्रोमोस बनाए हैं समाचारों के, बुलेटिन के, वो उसमें बस वो खाली चिताएं जल रही हैं, या लोग बस ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। वो जो बना लिए थे 15 दिन पहले, बस वही चले जा रहे हैं, वही चले जा रहे हैं। अब ठीक है कि इसमें कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि मृत्यु बहुत ज्यादा हुई है, दिन में 4-4 हजार लोग मर जा रहे हैं, अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब ठीक है कि ये जो मृत्यु किसी की नहीं होनी चाहिए, जीवन सबका जरूरी है, जीवन सबका अमूल्य है, सबको बचाया जाना चाहिए। लेकिन जो मृत्यु हो रही है अब इस संक्रमण काल में, आप उसकी तस्वीरें खींच करके, ठीक है, देखिए इतनी लाशें जल गई, इतने लोग वहां पर एम्बुलेंस में शव पड़े हुए हैं, शव बह रहे हैं, और पुरानी तस्वीरें आप दिखाएंगे तो इससे जनता में खौफ बढ़ता है। और ये जो महामारी है इसमें हमको सबका, अगर मानसिक रूप से हम दो लोगों को शांत बनाए रखेंगे तो उनके मन में खौफ नहीं होगा। लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मनोचिकित्सक बताते हैं कि हमारे पास ऐसे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि रात को सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिन भर टीवी में देखते हैं कि चिताएं जल रही हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लोगों को ये जो लोग ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, क्योंकि लोग इसका एक कारण ये भी रहा कि लोगों ने अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर भर के रखने शुरू कर दिए, जो उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई। इसी को जब लोग डिमांड ज्यादा बढ़ी तो कालाबाजारी शुरू हो गई। लोग
डर से कि बाहर तो मिलेगा नहीं, और टीवी चैनल पे सब मीडिया में सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन है नहीं, हमको अगर संकट हो गया, हमको सांस नहीं आई तो हमको तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो हम तो स्टोर कर लेंगे घर पे। डॉक्टर बार बार मना करते रहते हैं कि नहीं आपको जरूरत नहीं है ऐसे स्टोर करने की, लेकिन नहीं हम तो करेंगे। तो इसका हमको मीडिया का भी एक रोल पर एक सवाल उठता है कि क्या मीडिया ने सकारात्मक भूमिका निभाई है या सिर्फ नकारात्मक छवि ही प्रस्तुत की गई है। सोशल मीडिया पर खासतौर पर सवाल उठता है कि हम सिर्फ तस्वीरें वायरल करने में और बस ठीक है कि ये किसी एक तरह से सनसनी फैला देने की, ये सब होड़ से बचना चाहिए हमको। ये सा इस दौर में हमको सेकंड वेव में ये जो एक सोशल मीडिया पर वेव चली है नकारात्मक खबरों की, ये भी इसने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लोगों को मानसिक रूप से बहुत परेशान किया है। और शमशान घाट के बाहर तो आप किसी भी समय, क्योंकि वहां पर चिताएं जलती ही रहती हैं, कभी भी आप ऐसी तस्वीर खींच सकते हैं। तो ये पुरानी तस्वीरें भी चल रही हैं, कुछ नई तस्वीरें भी चल रही हैं। ये जो अभी गंगा यमुना में शवों का मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसने भी प्रवाहित किया, लेकिन हम उसी को और फोटोशॉप में एडिट कर करके उसमें शवों की संख्या बढ़ा दें और सरकारों को बस घेरने का एक बहाना बना लें। ठीक है, ये ऐसा हुआ है, इसमें कहीं कोई मना नहीं कर रहा है कि ऐसे वहां पे नहीं बहते हुए शव मिले हैं, लेकिन संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताना और भी कारणों से जो सरकार को घेरने के लिए या राजनीति करने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल करना, इससे बचना चाहिए। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और इन सब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का लाभ अपने राजनीतिक हित में लेने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए, उससे सबको बचना चाहिए। ये एक चीज हमको इस महामारी ने सिखाई है और इसकी जरूरत भी बताई है। आने वाले समय में सरकारों को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। और अगर हम बात करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है कि भाई वैक्सीन आपके अपने देश में नहीं है और आपने पाकिस्तान को दे दी, आपने दुबई को दे दी, आपने ईरान को दे दी, आपने इधर दे दी, आपने उधर दे दी, तो अपने देश की जनता की आपको परवाह नहीं है और आपने बाहर वो वैक्सीन दे दी। अब आरोप लगाना बहुत आसान होता है। जो सरकार में आज जो ये जो लोग कह रहे हैं कि आपने वैक्सीन दे दी, अगर सरकार में होते तो ये लोग भी यही करते। देखिए भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जो पूरी दुनिया की चिंता करते हैं, पूरी दुनिया के हितों की रक्षा के लिए कुछ अपना बलिदान भी देते हैं। और जहां तक भारत की बात है तो भारत का तो सदियों से यही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, उसको अपना आदर्श मानकर हम अपना कार्य करते हैं और पूरी दुनिया हमारे लिए एक परिवार जैसा ही है, हम मदद करते हैं। अब ये बात सही है कि अपने लोगों की चिंता से ज्यादा आपको दूसरों की चिंता हो रही है, तो आपको बता दें कि देखिए संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जिसमें कि और उसमें सभी देशों की भागीदारी होती है, और उस भागीदारी के तहत आपको गरीब देशों के लिए कुछ ना कुछ, अब क्योंकि जो गरीब देश हैं उनके पास ना तो वैक्सीन बनाने की क्षमता है ना वैक्सीन खरीदने की क्षमता है, तो उनकी जनता को कैसे लगेगी वैक्सीन। तो जो देश समृद्ध हैं या जो देश उस गरीब देशों के लिए योगदान दे सकते हैं, वो देश आगे आते हैं और संयुक्त राष्ट्र की इन पहलों के तहत कुछ ना कुछ अपनी तरफ से योगदान देते हैं। भारत ने जो वैक्सीन का योगदान दिया है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यक्रम है उनके तहत दिया है। प्लस जो हमारी जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, क्योंकि वो वैक्सीन बना रही हैं तो ठीक है कि पूर्ण रूप से स्वदेशी हमारी वैक्सीन है भारत बायोटेक की, लेकिन कंपनियों के कुछ करार ऐसे होते हैं विदेशी कंपनियों से, जब उनको कुछ चीजें वहां से, चाहे वो कोई फॉर्मूले की बात हो, चाहे अन्य रसायनों की बात हो, चाहे अन्य जो उनके बिजनेस डील्स होती हैं, तो उनके तहत कुछ करारों से बंधे होते हैं जिसके तहत वो बाहर उनको जो प्रोडक्शन होता है उसका कुछ हिस्सा देना पड़ता है। अब क्योंकि केंद्र सरकार ने ये इन पर पूरा नियंत्रण रखा हुआ है कि ठीक है आपको कितनी वैक्सीन बन रही है हमको बताएंगे और हम बताएंगे कि आपको कहां कहां देनी है। तो अगर विदेश में भेजी जा रही है, वैक्सीन मैत्री के तहत भी भेजी जा रही है, तो केंद्र सरकार ही उसको भेज सकती है। और आपने देखा कि किस तरीके से उसका स्वागत पूरी दुनिया में हुआ था। और मत भूलिए कि आज जब ऑक्सीजन के लिए हम तरसे, आज जब हम अन्य चीजों के लिए तरसे, दिक्कत हुई हमारे लोगों को, तो पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आ गई, क्योंकि हमने जब दुनिया संकट में थी तब हमने भी मदद की। तो इस तरीके के आरोप लगा देना कहा जा सकता है कि निचले स्तर की राजनीति है। हमको देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब इस पर वैक्सीन पर राजनीति की बात भी हम आगे करेंगे, जो लेकिन हमने कुछ आंकड़े आपके समक्ष जो रखे थे। अब लोग कहते हैं कि कुछ एक आरोप और लग रहा है सरकार पर, भारत सरकार पर आरोप लग रहा है कि ये जो कुछ हमने भी पढ़ा है, कुछ जो ऐसे चिकित्सा शास्त्री लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं ये जो 4000 का आंकड़ा ऐसा गलत है, ये इसका डबल होगा, इसका ट्रिपल होगा। हमको एक बात देखनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय सुबह 8 बजे आंकड़े जारी करता है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कितने मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में किस राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई। हमारा स्वास्थ्य
मंत्रालय केंद्र का वो जारी करता है। लेकिन आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ये जो आंकड़े जारी होते हैं ये केंद्र के अपने डेटा नहीं होते हैं। राज्यों से जानकारी दी जाती है केंद्र सरकार को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को। असम देता है हमारे यहाँ पे कितने संक्रमित हुए, कितने लोग ठीक हुए, 24 घंटे में कितने लोग की मृत्यु हुई है और कितने लोग अभी उपचाराधीन है। बंगाल देता है कि हमारे यहाँ पे कितने लोग नए संक्रमित हुए, कितने ठीक हुए, कितने उपचाराधीन है, कितने की मृत्यु हुई। जम्मू कश्मीर देता है हमारे यहाँ कितने नए संक्रमित हुए, कितने उपचाराधीन है, कितने की मृत्यु हुई और कितने नए मामले आए। ऐसे ही करके एक एक करके सारे राज्य केंद्र सरकार को अपना डेटा देते हैं। केंद्र सरकार बस उनको एक तरह से एक इकट्ठा करके एक जगह पूरे राष्ट्र का आंकड़ा जारी करता है। तो मृत्यु का कितना आंकड़ा है ये राज्य ने बताया केंद्र को। अब सभी राज्यों में तो बीजेपी की सरकारें नहीं है, सभी राज्यों में तो एनडीए की सरकारें नहीं है। जो भारत ऐसा देश है कि आप यहाँ पर कुछ छुपा नहीं सकते हैं। यहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया, जो हमारे गली गली में जो लोग हैं वो तक उस अगर कोई गलत डेटा आता है तो उसका विरोध करते हैं, बताते हैं प्रशासन को कि नहीं ऐसा नहीं है, ये इतने लोगों की और मृत्यु हुई है इसको। और कई बार सरकारों ने इसको अपडेट किया भी है राज्यों में खासतौर पे, तो महाराष्ट्र में खासतौर पे। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं ये बहुत सारे चरणों से पुष्टि होने के बाद आते हैं आंकड़े, और इसमें केंद्र का कहीं भी रत्ती भर भी कोई योगदान नहीं होता है। राज्यों का जो डेटा आता है केंद्र उसको जारी कर देता है कि आज भारत के ये आंकड़े हैं। तो ये आरोप लगाना सरकार पर कि वो आंकड़ों को छुपा रही है या जो संक्रमण के मामले जितने आ रहे हैं उतने नहीं बता रही। टेस्टिंग राज्यों में हो रही है और ठीक है कि आईसीएमआर के मार्गदर्शन में जो दिशा निर्देशन उसके तहत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निगरान रखे है, जो हेल्प हो रही है वो कर रहा है। बाकी तो आंकड़े तो राज्यों के हैं, इसमें आप आरोप लगा दें केंद्र पर, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कि एक नैरेटिव सा बना दिया गया है, जबकि तथ्य कुछ और है, सत्य कुछ और है। लेकिन एक बस अभियान चला दिया गया, बस नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, ऐसा नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, हम इस अदृश्य वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये जो अदृश्य वायरस है ये बहुरूपिया भी है, इसलिए चुनौती थोड़ी बड़ी है। लेकिन भारत कभी हिम्मत नहीं हारता, भारतीय कभी हिम्मत नहीं हारते, भारत लड़ाई जीतेगा। ये जो एक विश्वास है ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमको सिर्फ एक उधेड़ बुन में नहीं पड़ जाना चाहिए, हमको किसी अफवाह का, हमको किसी ऐसे नकारात्मक अभियान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो देश के विरोध में जा रहा हो, जो देश की छवि को खराब कर रहा हो। दुनिया में भारत की छवि, हमने देखा कि कोरोना से जब लड़े, कोरोना की पहली लहर से हम जीते भी, तो क्या सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की छवि निकली दुनिया में? जी नहीं, भारत के हर व्यक्ति की, भारत के हर नागरिक की छवि निकली कि ये है भारत, ये है भारतीय जिन्होंने कोरोना को हरा दिया। अगर हम जीतते हैं तो पूरे भारत के हर नागरिक की एक इज्जत बढ़ती है, छवि उनकी प्रगाढ़ होती है। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की या सिर्फ किसी एक राजनीतिज्ञ की छवि नहीं वहां पे प्रभावित होती है, उसको सिर्फ श्रेय नहीं मिलता है, सभी का श्रेय होता है। इसलिए हम सबको जरा ध्यान रखना चाहिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री को हराने में नहीं जुटे। हम अगर ऐसे अभियान से हम जुड़ते हैं तो भारत को हराने के अभियान में जुड़ते हैं। हमको भारत को जिताना है, हमको कोरोना वायरस को हराना है, तो हम सबको एक होकर, सकारात्मक होकर और मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करनी होगी। और इस दूसरी लहर में ये जो एक खास तौर पर दिखा है हमको केंद्र और राज्यों के बीच में जो थोड़ा सा मनमुटाव, ये थोड़ा नहीं होता तो ज्यादा अच्छा हो सकता था। बहरहाल कुछ और भी आंकड़े हमारे पास हैं, और जैसा कि आपने अंकित जी अभी प्रश्न भी पूछा था कि क्या जो जिस तरह से टीकाकरण का गति चल रही है उसमें हम जल्दी ही हासिल कर पाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पर ये जो कुछ है सब कुछ हेल्थ वर्कर्स पे डिपेंड करता है। हेल्थ वर्कर्स की हमारे यहाँ जो संख्या है निश्चित रूप से उतनी नहीं है जितनी कि नागरिकों के अनुपात में होनी चाहिए। अब हेल्थ वर्कर्स को भी बढ़ाए जाने की जो सरकारें कोशिश कर रही हैं, अस्पतालों में हालात सुधारे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें जब कोरोना चरम पर था देश में, अगर हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हालात बेहतर तो दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही टीके की और खुराकें आएंगे, सरकार ने भी कहा भी है कि अगस्त से दिसंबर तक कुछ 200-225 करोड़ के आसपास हमारे पास डोजेस होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो चाहे और भी वैक्सीनों के ट्रायल चल रहे हैं, चाहे विदेशों से आने वाली वैक्सीन है, तो इन सबको मिलाकर जब हमारे पास डोजेस होंगे तो निश्चित तौर पर हम दिन रात अभियान चलाकर और इस अभियान को, टीकाकरण अभियान को सफल बना सकते हैं। और हमारे लिए भी एक जल्दी ही वो दिन देखने को आ सकता है जैसा अमेरिका में हुआ कि वहां पर सीडीसी ने कह दिया है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की जरूरत नहीं है। जो लोग दोनों खुराक ले चुके हैं कोरोना रोधी टीके की और या दोनों टीके लगवा चुके हैं, तो हम भी जरूर ऐसा ही दिन देखेंगे जल्दी जब सामान्य गतिविधियां
फिर बहाल होंगी, लेकिन सवाल यह है कि हमें सकारात्मक बने रहना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से देश में कोरोना महामारी जारी है, ठीक उसी तरह से कोरोना को लेकर देश में राजनीति भी जारी है। कोरोना मामले के समय में जो विपक्ष है लगातार केंद्र सरकार से सवाल कर रहा है, साथ ही साथ ये भी आरोप लगा रहा है कि जो बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरल में और असम में जो चुनावी रैलियां हुई उससे कोरोना वायरस फैला है। साथ ही साथ कुंभ के आयोजन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुंभ ने भी कोरोना को कहीं ना कहीं फैलाने में काम किया है। ये बड़ा सवाल जो लगातार उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर भी सरकार को घेर रहा है। ये कह रहा है कि महामारी के इस वक्त में सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना पर जो पैसे खर्च कर रही है उसे रोककर उसे कोरोना महामारी के संकट से निपटने पर खर्च करे। साथ ही साथ विपक्ष और देश के लोग भी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि टीकाकरण को लेकर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए, जिससे कि लोगों को आसानी से टीकाकरण किया जा सके, लोग आसानी से टीका ले सके। साथ ही साथ जो ग्लोबल टेंडर अब राज्य सरकार निकाल रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उसे केंद्र सरकार निकाले। तो ये तमाम सवाल हैं और सर से इसका जवाब लेते हैं। देखिए, जैसा अभी चर्चा कर रहे थे हम कि आरोप लगा देना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है जरा हमको उसकी पड़ताल करनी चाहिए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब किसान आंदोलन की शुरुआत नवंबर एंड में हो गई थी दिल्ली में, 28 नवंबर 29 नवंबर को ऐसे, और दिसंबर में आते आते ये पीक पर था। जनवरी में हंगामा हुआ, देखा था कि किस तरह से गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जिस दिन परेड थी दिल्ली में उस दिन कितना हंगामा हुआ और लाल किले पर राष्ट्र ध्वज को हटाकर दूसरा ध्वज लगा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे वाकये हुए थे जो कि नहीं होने चाहिए थे। खैर हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हमको जरा ध्यान करते हैं कि ये सब जो एक क्रम से ये कोविड का सर्ज आया है ये कैसे आया। अब ये जो हमको एक चीज और देखनी चाहिए कि ये जो मामले बढ़ने शुरू हुए ये कहाँ से हुए। ये पंजाब से हुए। किसान आंदोलन कहाँ चल रहा था? पंजाब में चल रहा था। पंजाब के किसान उसमें ज्यादा भाग ले रहे थे, हरियाणा के किसान भी कुछ उसमें शामिल थे। तो पंजाब से ये जो शुरुआत हुई, और खासतौर पर अब जो बात की जाती है रैलीज की बात की जाती है, तो रैलीज के जो हमारे पास आंकड़े हैं वो आंकड़े आपको बता रहे हैं। हम कुछ भी अपने हवाले से अपने हिसाब से नहीं कह रहे हैं, आंकड़ों के हवाले से आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कुंभ ने मामले बढ़ा दिए, तो आपको जरा कुछ आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। आंकड़े ये कहते हैं कि जो रैलियां थी वो सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरू करी, और एक तो किसान आंदोलन चल रहा है, ऊपर से राहुल गांधी की जो रैली थी केरला में और तमिलनाडु में वो शुरू हुई। और उन्होंने आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो पुडुचेरी में जाकर मछुआरों से मिल रहे हैं, चाहे केरला में जो जाकर डुबकी लगा रहे हैं, चाहे और भी काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी उनके रोड शो हुए और प्रचार उन्होंने तेज शुरू किया था। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरू किया। अगर हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक आरोपों की, कि आप लोग कहते हैं बंगाल में अगर मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करते तो इतना केस नहीं बढ़ते, तो ये आपको आंकड़ा दिया हमने कि राहुल गांधी ने शुरुआत करी केरला से और तमिलनाडु से। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो दूसरी लहर आई है, जब दूसरी लहर की आई है पंजाब में, हमने आपको बताया कि पंजाब से मामलों की कुछ जो सबसे पहले बढ़ने शुरू हुए, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे लेकिन बढ़ने शुरू हुए थे। पंजाब में मामले बढ़ने शुरू हुए थे, महाराष्ट्र में बढ़ने शुरू हुए, केरला में बढ़ने शुरू हुए, छत्तीसगढ़ में बढ़ने शुरू हुए। और इसके अलावा आप अगर केरला में जो रैलियां हुई हैं वो वहां पर हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत एंड में एकदम चुनाव प्रचार जब नामांकन वगैरह हो गए थे तब वहां पर एकदम से नामांकन के अंतिम समय में वहां पर बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था एक तरह से। हालांकि आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया था कि मेट्रो मैन हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, लेकिन उनको मानकर चला जाता है कि बीजेपी के सीएम कैंडिडेट होंगे। तो बीजेपी ने अपना प्रचार उस समय केरला में शुरू किया। तमिलनाडु में जो मुख्य मुकाबला था एआईडीएमके और डीएमके के बीच में था, तो इसलिए वही दोनों ज्यादा रैलियां कर रही थी। राहुल गांधी जरूर वहां पे यूपीए के सहयोगी के तौर पर रैलियां कर रहे थे। बीजेपी ने वहां पर भी बाद में काम शुरू किया। तो केसेस कहां बढ़ रहे थे? तमिलनाडु में बढ़ रहे थे, केरला में बढ़ रहे थे, महाराष्ट्र में बढ़ रहे थे। महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं था जबकि महाराष्ट्र में बढ़ रहे थे, और पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से बढ़ रहे थे। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में
अगर हम बात करें जब वहां पर सारा चुनाव प्रचार, जो अंतिम चरण का चुनाव प्रचार था, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम 1-2 दिन पहले की बात करें तो 20,000 के आसपास आप एक औसत लगा लीजिए कि पश्चिम बंगाल में 20,000 के आसपास औसत इस समय दैनिक मामले नए सामने आ रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार का जब आखिरी चरण था तब तक भी वहां पर 8,000-9,000 के आसपास मामले सामने आ रहे थे। और ऐसे ही जो दृश्य हैं वो देश के अन्य राज्यों में देखने को मिल रहे थे। तो हम ये कह दें कि सिर्फ चुनावी रैलियों की वजह से वहां पर इस तरह के हालात हो गए, वो ठीक नहीं बनता है। क्योंकि अगर हम उसको मानते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सबसे पहले रैलियां किसने शुरू की और बाद में आपने श्रेय ले लिया कि ठीक है, मैं राहुल गांधी ने कि हम पश्चिम बंगाल में रैली नहीं करते, लेकिन शुरुआत रैलियों की उन्होंने की, ये एक फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कुंभ तो अब आयोजित हुआ और आप देखिए कि उसकी जो अवधि थी घटाकर 1 माह कर दी गई थी और उसमें भी उसको प्रधानमंत्री के निवेदन पे, प्रधानमंत्री के आग्रह पर जल्द ही कुंभ का समापन कर दिया गया। ये ठीक है कि देश भर से लोग उस कुंभ में पहुंचे थे और जब वहां पर अगर वो उनमें से कई राज्यों ने जब ये व्यवस्था की कि आप अगर कुंभ से आ रहे हैं तो आपकी जांच होगी, कोरोना जांच होगी, और उसमें बहुत सारे लोग पाए भी गए तो उनको क्वारंटीन भी किया गया है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि सरकार की निगाह से, सरकार की जांच से बचकर अपने घर पहुंच गए और लोगों को संक्रमित कर दिया होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कुंभ से उत्तराखंड को भी इस समय जो जूझ रहा है कोरोना की जो लहर से, तो उत्तराखंड को जरूर नुकसान हुआ है। कुछ अन्य राज्यों में भी मामले पहुंचे, लेकिन हमको सिर्फ यही एक छवि बना दे कि नहीं कुंभ की वजह से हो गया तो सारा का सारा, ये तो सारा का सारा मोदी जी की रैलियों की वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो हमने आपको आंकड़े बताए, किसान आंदोलन एक बड़ा कारण है। आज भी अगर आप चले जाएं, चाहे आप गाजीपुर बॉर्डर चले जाएं, आप टिकरी बॉर्डर चले जाएं, टिकरी बॉर्डर से तो एक पश्चिम बंगाल की महिला के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार की खबर आई है वो सबने सबको चौंका दिया। आप सिंह बॉर्डर पे चले जाएं, सफाई अभियान वहां पर चल नहीं रहा है और कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अगर सरकारें करें भी तो वहां पर वो करने नहीं देंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं कि वहां पर जिस हिसाब से चल रहा है, तो और अब कहा जा रहा है कि किसान जो समितियां उनकी तरफ से कहा गया है जो वहां पर आंदोलन कर रही है कि अब जो क्योंकि फसल की कटाई का काम पूरा हो चुका है तो अब किसान लौटेंगे, तो अगर किसान लौटेंगे तो कोरोना भी और लौटेगा। तो ये हम ये नहीं कह रहे कि किसान कोरोना लेके आ रहे हैं, लेकिन संक्रमण के इस दौर में अगर आप मिलेंगे जुलेंगे, सामाजिक दूरी नहीं रखेंगे तो कोरोना फैलेगा, संक्रमण फैलेगा। कोई भी व्यक्ति कोरोना का संवाहक हो सकता है अगर वो संक्रमित है, तो इसमें हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन जब कहा जा रहा है कि आपको पब्लिक गैदरिंग से बचना है, तो बचना वो सबके लिए है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। ठीक है, बाद में जो रैलियों में जो कटौती की बीजेपी ने या अन्य दलों ने, अगर वो पहले कर लेते तो और अच्छा होता। लेकिन हमको सिर्फ उसी को आधार बनाकर, और अगर हम इसको कह दें कि आपने सिर्फ रैलियों पर ध्यान दिया, कोरोना की स्थिति पर ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि रखे जा सकते हैं कि ऐसा भी था कि चुनावी राजनीति की तरफ भी सरकार का ध्यान था और कोरोना से निपटने पर भी ध्यान था। दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, लेकिन हमको सिर्फ नकारात्मक चीजें फैलाने से बचना चाहिए। इसके अलावा आपने जो कुछ प्रश्न किए हैं तो उनका भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि अब वैक्सीन के प्राइसिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। हमको ये देखना चाहिए कि सरकार ने अपनी टीकाकरण नीति को क्यों बदला। हम बताते हैं क्यों बदला। सरकार को इस वजह से बदलना पड़ा क्योंकि राज्यों ने केंद्र पर प्रेशर बना दिया था कि ये जो आपने सब चीजें अपने हाथ में क्यों रखी हुई हैं, आप राज्यों को उनके अधिकार क्यों नहीं देते हैं। आप हमारे को टीका खरीदने का भी हमको दें और हम कितना खरीदना चाहते हैं, हमारा क्या कोटा हो, ये सब हमको दे दीजिए, आप ये हमारे पर छोड़ दीजिए, हम अपने लोगों को टीकाकरण कर देंगे, आप चिंता मत करिए। अब केंद्र ने कह दिया ठीक है, हम जो टीका कंपनियां हैं वो 50% देंगी केंद्र को और 50% देंगी राज्यों को। अब राज्यों को क्योंकि राज्य अपनी कीमत को भी, जो टीका की कीमत है उसको लेकर भी उनकी चिंता थी कि ये भी हमको तय करने का अधिकार होना चाहिए, वो भी उनको मिल गया। अब राज्यों के ऊपर ये अधिकार, राज्यों के पास जब ये अधिकार है कि वो टीका कंपनी से प्राइसिंग को लेकर वो मोल भाव कर सकते हैं कि नहीं भैया हम तो आपको इतना देंगे, आप बताइए कि दोगे कि नहीं दोगे। आपके पास ये अधिकार है कि ग्लोबल टेंडर आप जारी कर सकते हैं राज्य सरकार के पास, तो आप भी वो भी कर सकते हैं। तो अब जब सारे अधिकार मिल गए, पहले थी अधिकारों की लड़ाई, अब अधिकार मिल गए तब जाके वास्तविकता पता लगी कि काम इतना आसान नहीं है। अब काम इतना आसान नहीं है तो वापस बॉल केंद्र के पाले में फेंक दी। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है, अब कह रहे हैं कि भैया आपने केंद्र के लिए अलग कीमत रखी है, हमारे लिए अलग कीमत रखी है। कंपनी ने कीमत भी घटा दी है, दोनों कंपनी जो भी भारत में दोनों ने कीमत घटा दी है
और वो उन्होंने कहा भी है कि हम केंद्र को क्यों पहले कम कीमत दे रहे थे, इसके बारे में उनकी कंपनी की तरफ से बयान भी आया है। तो हमको ये देखना चाहिए कि कीमत को निर्धारण भारत सरकार नहीं कर रही है, जिसका प्रोडक्ट है वही कीमत का निर्धारण करेगा। भारत सरकार का आग्रह था कि आप कीमत घटाइए, उन्होंने घटा दी। तो अब ये सब चीजें खुलेआम हुई हैं कि भारत सरकार कह रही है और उन्होंने घटा दिया, तो उसका तो आपको उनको आभार जताना चाहिए, लेकिन आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, राजनीति आरोपों से ही चलती है, आरोप प्रत्यारोप से बचें, वैसे तो इस समय ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अब अगर बात की जा रही है, कुछ मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि जो ग्लोबल टेंडर है वो केंद्र जारी करे, या जो बीच प्रक्रिया है वो केंद्र जरा संभाले। अब केंद्र सरकार ने क्या कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या, डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अब बड़ी आसानी से उनको विफल बता देते हैं, लेकिन उनकी सफलता, उनके साथ कई कीर्तिमान जुड़े हुए हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। और जिस अंदाज में उन्होंने कोरोना से निपटने का अभियान चलाया है वो वाकई में अद्भुत है। और ठीक है, उसके नतीजे हमको थोड़े दिन बाद देखने को मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तब उनको श्रेय दे दीजिएगा। अब जो सरकार ने कहा है, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मुलाकात में डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जब मुलाकात हुई अभी गुरुवार को, तब जब उन्होंने एक बयान जारी किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अगस्त से दिसंबर तक हमारे पास 200 से 225 करोड़ के आसपास वैक्सीन होंगी। तो सरकार तो अपनी तरफ से, केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनियां हमारे यहाँ पे और कंपनियां जो ट्रायल पीरियड में अभी चल रही हैं, उनका वैक्सीन जल्द से जल्द बाजार में, बाहर से हमको जहां जहां से मंगानी है हम वहां से मंगा सकें। तो हम वो तो एक प्रयास चल रहा है, लेकिन आप खासतौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री या कुछ और एक आध मुख्यमंत्री पीछे पड़ गए, नहीं ग्लोबल टेंडर करो, ग्लोबल टेंडर करो, ग्लोबल टेंडर करो। जरूरत नहीं है उसको केंद्र की, तो क्यों करेगा ग्लोबल टेंडर? आपको जरूरत है, आपको जल्दी है, आपको बस मुझे ये करके दिखाना है कि मेरे को रेस में फर्स्ट आना है, तो आप कर सकते हैं उसको। केंद्र अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी, जो अगर जब केंद्र मंत्रालय बयान जारी कर रहा है कि हमारे पास अगस्त से दिसंबर तक 200 सवा 200 करोड़ वैक्सीन होंगी, तो वो होंगी। कोई भी ऐसा फर्जी बयान नहीं जारी करता है। और खासतौर पे अब बात आ गई है कि अब एक सेंट्रल विस्टा पर सवाल उठ गया कि सेंट्रल विस्टा की इस समय क्या जरूरत है, और वो जो 20,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं उसको, जो उस पैसे उसको रोककर, इस परियोजना को रोककर हमको जो टीके की खरीद पे या लोगों को जो पैसा, जैसा कि 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने लिख कर दिया पत्र की 6,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए जो बेरोजगार है उसको प्रति माह। तो अब हमको ये देखना चाहिए सेंट्रल विस्टा से, जिन लोगों को शुरू से ही नफरत है, हमको पहले ये देखना चाहिए कि ये जो थी नए संसद भवन की मांग किसके शासनकाल में जोर पकड़ी? कांग्रेस के जमाने में जोर पकड़ी। अब कांग्रेस के जमाने में इस परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आगे बढ़ाया, इस सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन हमको एक सवाल, जरा हम इस पर बाद में आते हैं, जो इस पर पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन इस पर एक सवाल, एक हमको नैतिक सवाल पूछना चाहिए अपने आप से। हम 2021 में हैं, हम इस समय हैं, और हमारे पास जो, चाहे हम संसद की बात कर लें, हमारे जितने भी जो ऐतिहासिक भवन हैं, या हम जिन पर और भी हमारी जो बड़ी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसमें हमारी पीढ़ी का क्या योगदान है? क्या हमने उसमें क्या जोड़ा? हमने उसका, हो सकता है कि हमने उसको रख रखाव में थोड़ा बहुत किया हो, हमने उसमें, उसके निर्माण में हमारा क्या योगदान है? कुछ योगदान नहीं है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या दिया, हमने आने वाली पीढ़ी को क्या दिया, हमने कौन सी इमारत दी, हमने कौन सा कोई ऐतिहासिक इमारत जो बरसों बरस चले, जो जिसका एक महत्व हो, तो वो हमने क्या दिया हमारे नई पीढ़ी को? हमको ये दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? सबसे पहले सवाल तो हमको ये पूछना चाहिए। अब लोग कहते हैं 20,000 करोड़ की आपने परियोजना ला दी है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में सिर्फ टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, अपने आप में बड़ी बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय का जो बजट रखा गया इस बार का 2 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, तो पैसे की तो कमी नहीं है, बात है इरादों की। अब आप किस इरादे से, किस नियत से उस सेंट्रल विस्टा परियोजना को देख रहे हैं? अदालतों की सारी जो भी बाधाएं, कानूनी बाधाएं पैदा की जा सकती हैं, कानूनी रूप से जो बाधाएं पैदा की जा सकती हैं, वो सब पैदा करके देख लिए इन लोगों ने, लेकिन नहीं सफल हो पा रहे हैं। तो ठीक है कि आप ये अभियान छेड़ दीजिए कि नहीं, वो 20,000 करोड़ रुपए वहां से लाके आप इनको गरीबों को दे दीजिए। इतना आप, वो जो वहां पे 20,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, क्या वो गरीबों को नहीं मिल रहा है क्या? आप देखिए कि कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला हुआ है, उनके लिए व्यवस्था है, पूरा जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है, उनको वहां पर उसी हिसाब से रखा जा रहा है, और सारे गाइडलाइंस का पालन करते हुए जो हमारे जो श्रमिक हैं उनको अपनी मजदूरी मिल रही है। तो इसमें हमको दिक्कत क्यों होनी चाहिए अगर किसी को रोजगार मिल रहा है? आप बेरोजगारों को फ्री में पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई काम करके पैसा पा रहा है और कुछ एक राष्ट्र के लिए कुछ चीज का निर्माण भी हो रहा है, तो हमको इस पर प्रसन्न होना चाहिए।
और जब ये सब परियोजना पूरी हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ही अजर अमर है और बीजेपी ही राज करने वाली है या मोदी जी ही राज करने वाले हैं। लोकतंत्र है, सरकारें बदलती रही हैं, बदलती रहेंगी। तो आज ये हैं, कल वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये किसी एक के लिए तो बन नहीं रहा है, ये तो भारत के लिए बन रहा है ना। भारत की जो भी आने वाली सरकारें होंगी उसका उपयोग करेंगी, भारत की जनता उपयोग करेगी, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन राजनीति का दौर है, महामारी के इस दौर में हमको सबसे बचना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नकारात्मक अभियान से हमको बचना चाहिए, दूसरों को भी बचाना चाहिए। जैसे हम कोरोना से खुद भी बच रहे हैं, दूसरों को भी बचाने का प्रयास करते हैं, अपने परिवार को बचाने का प्रयास करते हैं, उसको हमको देखना चाहिए। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी आ जाए, हमको उसको आगे बढ़ा दें, उससे बचना चाहिए। और बस यही कहा जा सकता है। और जो भी एक नैरेटिव चल रहा है, हमको उसमें नहीं पढ़कर हमको तथ्यों की पड़ताल करनी चाहिए। तथ्यों की पड़ताल करेंगे तो एक दूसरा पहलू सामने आएगा जो बिल्कुल ही इस दौर में कहें तो विपरीत नजर आता है। और फिलहाल यही है कि हम सभी अधिकतर लोग घर पे हैं, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।